दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें नजीम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हकीम नाम के लड़के के साथ सऊदी अरब आया हुआ है। ये दोनों जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें लेने कोई भी नहीं आया होता है। वैसे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हकीम थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसे हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन नजीम को अपनी लैंग्वेज मलयालम के अलावा कुछ भी दूसरी भाषा नहीं आती, इसलिए उसे हर चीज हकीम समझाता रहता है। फिलहाल ये दोनों ही अरब में थे और इन दोनों को अरबी नहीं आती थी। अब काफी देर हो जाती है पर इन्हें कोई भी लेने नहीं आता। नजीम समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उनसे तो कहा गया था कि कंपनी वाले तुमको लेने आएंगे और इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, जहां पर इन्हें एसी वाला कमरा मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा। हकीम के पास एक नंबर था, जब उस पर कोई कॉल नहीं उठाता। बाद में पता चलता है कि ये लोग फ्राइडे के दिन आए हैं, जिस दिन यहाँ छुट्टी होती है और उनकी कंपनी बंद होती है, और जो उनके पास नंबर था वो भी कंपनी का नंबर होगा, इसलिए शायद कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। नजीब और हकीम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें क्या। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो अपनी भाषा में उनसे कुछ पूछने लगता है, लेकिन इन्हें तो उनकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। वो काफ़ी कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि वो शेख उनसे कहने क्या चाह रहा है। फिर वो दोनों उसे अपना पासवर्ड दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद वो कुछ बोलते हुए इशारा से उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये देखकर हकीम तो खुश हो जाता है और दोनों को लगता है कि शायद यही हमें लेने आया है, लेकिन उस गाड़ी को देखकर नजीम को ठीक नहीं लग रहा होता है। साथ ही वो शेख नजीम और हकीम को पीछे की तरफ बैठने को कहता है। यहाँ नजीम शेख से पानी मांगता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। अब सफर के दौरान नजीम शहर से दूर रेगिस्तान में एक जगह हकीम को छोड़ देता है, यानी कि एक दूसरे शेख के पास जाने के लिए कहता है। नजीम कहता है कि हमें अलग अलग ना करो। वो शेख नजीम को चिल्लाने लगता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है, और हकीम बेचारा चिल्लाता रह जाता है कि भैया मुझे छोड़कर ना जाओ। इसके बाद वो शेख नजीम को भी एक जगह छोड़कर चला जाता है। अभी यहाँ पर जो शेख था उसी के अंदर नजीम को काम करना होगा, लेकिन अभी तक नजीम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो सोने के लिए जा रहा होता है, तभी वहाँ ढेर सारी बकरी और ऊँटों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी को दिखता है जो कि तमिल बोल रहा था। ये भाषा भी नजीम को समझ में नहीं आती, और इस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये भी भेड़ बकरियों का ख्याल रखने के लिए काम करता है। नजीम इस बुजुर्ग आदमी से पानी मांगता है तो वो बूढ़ा आदमी पानी की टंकी की ओर इशारा करता है, जहाँ से नजीम पेट भर पानी पीता है। अब उसे सोना था, लेकिन वो कहाँ सोए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना तो यहाँ कोई बिस्तर था और ना कोई घर। इस खुले रेगिस्तान में सिर्फ शेख का टेंट होता है, जहाँ पर वो सो रहा था, तो वो भी एक कोने में अपना बिस्तर लगाकर सो जाता है। नजीम अपनी पुरानी जिंदगी को मिस कर रहा था। असल में नजीम हमेशा से ही गल्फ जाना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि जो लोग इंडिया में कुछ भी नहीं कमा पाते थे, वो लोग गल्फ से महंगी महंगी चीज लेकर अपने घर आते थे। तो उसका भी सपना था कि वो भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करे। नजीम के दोस्त का जीजा लोगों को सऊदी भेजने का काम करता था, तो उनसे नजीम मिलकर सऊदी में जाने और नौकरी की बात कर लेता है। इसके लिए दोस्त के जीजा को नजीम ने 30,000 रुपए और मुंबई में वीजा बनाने के लिए 10,000 रुपए दिए थे। वो सोचता है कि गल्फ पहुंचकर इन सब पैसों की भरपाई कर लेगा। नजीम अपनी माँ और बीबी के साथ रहता था। उसकी बीबी माँ बनने वाली थी, इसलिए नजीम गल्फ जाने के लिए बेचैन था, ताकि अच्छे से पैसे कमा सके। कहानी वापस में प्रेजेंट में आती है और नजीम यही सब सोचते हुए सो गया था। अब क्योंकि वो टेंट में सोया था, इसलिए नजीम का बॉस उसे बुरी तरीके से मारता है और टेंट के बाहर निकाल देता है। नजीम को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नजीम उसकी बीबी द्वारा दिए गए अचार को देखकर उसे याद करने लगता है। अब नजीम को वो बुजुर्ग आदमी अपने पास बुलाता है जो बकरी का दूध निकाल रहा था। वो नजीम को दूध देते हुए अपनी भाषा में कहता है कि इसे ले जाकर बॉस को दे दो, लेकिन नजीम के समझ में कुछ नहीं आता। उसे लगता है कि जरूर उसे दूध पीने के लिए दे रहा है, इसलिए वो दूध पीने लगता है। ये देखकर बुजुर्ग उसे रोक लेता है और वापस से उस जग को भरकर इशारे से नजीम को कहता है कि जाकर उसे दे दो। इस बार इशारा समझ जाता है और दूध ले जाकर बॉस को दे देता है, यानी कि शेख को। फिर वो शेख को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो गलत जगह पर आ गया है, वो इंडिया से यहाँ पर ये सब करने के लिए नहीं आया है। पर नजीम की बातें शेख को समझ में नहीं आ रही होती हैं, इसलिए नजीम उसके पैर पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ शेख उसे दोबारा से मारता है। फिर यहाँ पर दूसरा शेख आता है, इसे वो अपना एड्रेस और बाकी की चीज दिखाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेख नजीम की वो सारी चीजें फाड़ डालता है। नजीम के पास अब अपने नसीब पर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा होता है। फिर उसे शेख रोटी खाने के लिए देता है। वो सूखी रोटी काफी मोटी थी, जिसे नजीम खा नहीं पा रहा था और ना ही निगल पा रहा था। सूखी सूखी सब्जियां कुछ और नहीं बल्कि पानी दी, और इशारे के जरिए बताता है कि रोटी को इसी पानी में डुबाकर खाओ, तब आराम से निगल जाएगी। नसीम को ये सब न चाहते हुए भी खाना पड़ता है, और ये सीन काफी इमोशनल था। रात में नजीम अपनी बीबी का दिया हुआ अचार खाते हुए उसे याद करता है। यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नजीम की पत्नी उसे छोड़ने स्टेशन आई थी। यहीं से नजीम के साथ उसके पड़ोसी ने हकीम को भी भेजा था,
ताकि नजीम उसके अच्छे से ख्याल रख सके। यह शायद आखिरी बार था जब नजीम ने अपनी पत्नी को देखा था। अब तो वो उससे बात भी नहीं कर सकता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। नजीब के मन में यहाँ से भाग जाने का विचार आता है और जब एक आदमी यहाँ पानी लेने आता है, नजीम उससे कहता है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो। और नजीम को उससे बात करते हुए शेख देखकर समझ जाता है कि नजीम उससे क्या कह रहा होगा, इसलिए यहाँ शेख नजीम को फिर से मारने लगता है। जब नजीम उसे रोकता है तो शेख गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और उसी बंदूक से नजीम को बुरी तरह मारता है। यहाँ भी नजीम अपनी पत्नी को याद करता है कि कैसे उसकी शादी हुई थी। वहाँ पर गरीबी तो थी पर सुकून भी था। सुकून को वो बहुत मिस कर रहा था। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उसकी कदर नहीं करते और निकल जाते हैं बेहतर की तलाश में। नजीम अपने घर में जब चाहे नदी में नहा लेता था। आज पता नहीं वो कितने दिनों से नहाया नहीं था। यहाँ नहाना तो छोड़ो, पीने के लिए पानी भी नहीं था। संडास करने के बाद नजीम को रेत के जरिए ही सोच साफ करना पड़ता था। अब एक सुबह जब नजीम उठा तो शेख ने उसे बकरी का दूध निकालने के लिए बोलता है। वो देखता है कि वो बुजुर्ग आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहता है कि ये काम तो उसका है, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी के ना होने के कारण अब नजीम को ना चाहते हुए भी इस काम को करना पड़ता है। पहले तो उसे बकरी लात मार देती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से नजीम सीख जाता है और उसका दूध निकालने लगता है। इस वक्त तक वो समझ चुका था कि उसे अब यही काम करना होगा। इसके बदले उसे 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इस काम को नजीम ने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए उसे काफी दिक्कतें आती हैं। कई बार तो उसे बकरियां मार देती हैं, जिससे नजीम को काफी ज्यादा चोटें आती हैं। लेकिन अभी वो बकरी के झुंड का हिस्सा बन गया था। सीन शिफ्ट होता है और नजीम कई महीने बाद अपना चेहरा देखता है। पहले और अब के नजीम में बहुत फर्क आ चुका था। अब उसकी सेहत और शरीर पहले से काफी ज्यादा गिर चुका था। इस बारे में सोचकर वो काफी दुखी होता है। तभी अचानक से उसे पहाड़ के पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। दरअसल जो बूढ़ा आदमी बकरियों का ख्याल रखता था, उसकी लाश गिद्ध नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यानी कि वो यह काम करते करते मर गया। और फिर नजीम गिद्धों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर हमला कर देते हैं और नजीम को इस दौरान काफी चोटें आती हैं। नजीम समझ जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी इसी तरीके से बीत जाएगी और वो यहाँ से शायद ही कभी भाग कर जा पाएगा। यही सोचकर वो अगले दिन हिम्मत करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भागते हुए एक शेख देख लेता है और वो शेख केमल पर बैठकर नजीम का पीछा करना शुरू करता है। फिर जब नजीम उसकी आवाज देने पर भी नहीं रुकता तो वो शेख उसकी तरफ गोली चला देता है। हालांकि गोली उसे नहीं लगती पर वो गिर जाता है। शेख गुस्से में उसके पास आता है और उसे अपनी बंदूक से काफी मारता है ताकि नजीम को ये सबक याद रहे और वो दोबारा भागने की कोशिश ना करे। इसलिए शेख मार मार कर उसकी एक टांग तोड़ देता है। नजीम की हालात अब उन भेड़ बकरियों की तरह हो चुकी थी जिन्हें उनका मालिक मारा करता था। रात को वो काफी दर्द में होता है और अपनी माँ और पत्नी को याद कर कर रोता है। सीन शिफ्ट होता है और 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन नजीम बकरियों के झुंड को लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को देखकर नजीम जल्दी से एक पहाड़ के नीचे चला जाता है। इसी दौरान वो वहाँ पर एक गुफा देखता है, जिसकी दूसरी तरफ किसी की आवाज आ रही थी। उस गुफा में आवाज को सुनते हुए नजीम वहाँ पर चला जाता है और जब वो इस छोटी सी गुफा की दूसरी तरफ निकलता है तो वहाँ पर उसे हकीम दिखता है। नजीम उसे देखकर उसे गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रोते हैं। उन्होंने एक दूसरे को आवाज से पहचाना था क्योंकि शकल और हालात तो काफी हद तक बदल चुकी थी। हकीम नजीम से रोते हुए कहता है कि भैया, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, आज भी मार याद आती है। क्या सोचा था हमने और क्या हो गया। फिर वो कहता है कि मैं हाल ही में इस जगह पर आया हूँ, लेकिन अब आप मुझसे कभी नहीं मिलना, क्योंकि अगर मेरा मालिक मुझे देख लेगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। आप यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर हकीम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन नजीम केमल को लेकर कहीं और जा रहा होता है, तभी कुछ दूरी पर हकीम को देखता है जो कि कागज छोड़कर चला जाता है। नजीम बहुत मुश्किल से उस कागज को पढ़ता है जिसमें हकीम ने लिखा था कि भैया, जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक अफ्रीकन गुलाम मिला जिसका नाम कादरी है। उसे कुछ हद तक यहाँ के रास्ते पता हैं, उसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। बस हमें सही मौके की तलाश करनी है, आप भी तैयार रहना। अब अगले दिन हकीम नजीम को कादरी से मिलवाता है। कादरी अफ्रीकन भाषा बोल रहा था जिसे हकीम समझ लेता है, लेकिन नजीम नहीं। पर ये इतना तो समझ आ जाता है कि कादरी दिल का बहुत अच्छा आदमी है। फिर हकीम नजीम को बताता है कि हम यहाँ से 2 दिन बाद भागेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद उसके बॉस की बेटी की शादी है, तो आसपास के सभी शेख उसकी शादी में सम्मिलित होंगे। यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। इस पर नजीम रोते हुए कहता है कि मैंने कई बार कोशिश की है इस विशाल और बंजर रेगिस्तान से भागने की, लेकिन हम इतनी दूर भागेंगे कैसे। हकीम उससे कहता है कि भैया, हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। फिर क्या था, वो दिन आ जाता है जब शेख सुबह होते ही निकल जाता है और नजीम जब अपने कपड़े उतारता है तो हम देखते हैं कि उसकी हालत कितनी ज़्यादा बदतर हो गई है। उसकी एक एक हड्डियाँ दिख रही होती है, साथ में उसका पेट भी पूरा अंदर घुस गया था। वो आज पहली बार नहाता है और अपने बैग से कपड़े निकालकर उसे पहनता है। वो सारे ऊँट और भेड़ बकरियों को खाना देता है और सभी से कहता है कि अलविदा, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। इसी बीच नजीम को लेने हकीम और कादरी आ जाते हैं। हकीम नजीम से कहता है कि हमें रात होने से पहले रोड तक पहुंचना होगा। रेगिस्तान में चलते वक्त सभी को प्यास लग जाती है। तब कादरी थोड़ी दूर पर कुछ शेख लोगों को देखता है
और चुपचाप थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करता है। रेगिस्तान में पानी को और भी गुलाम चोरी कर रहे थे। ये देखकर शेख तुरंत गोली चला देता है। तब कादरी, नजीम और हकीम ये देखते हुए भाग जाते हैं और एक रेत के टीले में गिर पड़ते हैं। ये तीनों कमजोर होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। जब सुबह आंखें खुलती है तो ये देखते हैं कि चारों तरफ बंजर रेगिस्तान और रेत के टीले हैं। चलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। काफी दूर तय करने के बाद नजीम और हकीम को कुछ दूर पर पानी दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई कैमल पानी पी रहा हो। पास जाने पर नजीम और हकीम को ये तो समझ में आ जाता है कि ये उनकी आंखों का धोखा है, जिसे हम मिराज कहते हैं। दोनों पास जाकर देखते हैं, वहाँ पानी नहीं बल्कि केमल की लाश पड़ी हुई थी। ये तीनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं तो अचानक से वहाँ रेत वाले ढेर सारे सांप आ जाते हैं। कादरी और हकीम किसी तरह तो बच जाते हैं, लेकिन नजीम उन सबके बीच में फंस जाता है। उसे कादरी इशारे में बिना हिले खड़े रहने के लिए कहता है और नजीम ऐसा ही करता है। फिर सारे सांप उसके अगल बगल और कुछ उसके पैरों के ऊपर से होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। इस पॉइंट पर कादरी देखता है कि नंगे पैर होने के कारण नजीम के पैर में कई छाले पड़ जाते हैं और साथ में सूजन भी आ गई है। ये देखकर वो उसके पैर में एक कपड़ा बांधता है ताकि वो चल पाए, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि इनका सफर कब और कैसे खत्म होगा। कादरी, नजीम और हकीम तीनों गिरते पड़ते भूख प्यास से बेहाल होने पर भी बढ़ते चले जा रहे थे। कभी हकीम गिर जाता तो कभी नजीम, लेकिन कादरी काफी स्ट्रांग था और वो इन दोनों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ रहा था। वो इन दोनों को हिम्मत देता है। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हकीम और नजीम प्यास की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इस दौरान कादरी इन्हें अपना पसीना तक पिला देता है। इस तरह चलते हुए इन्हें 3 दिन बीत चुके थे। अब हकीम का शरीर उसका साथ छोड़ रहा था तो कादरी उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हकीम का दिमाग अब उसका साथ छोड़ रहा था और कुछ समय बाद हकीम की सांस उसका साथ छोड़ देती है। उसे अपने सामने लाश में बदलता देख नजीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे वहां से आते वक्त हकीम की माँ ने कहा था कि इसका अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखना। तभी कादरी देखता है कि रेतीला तूफान सामने से आ रहा होता है। वो नजीम को लेकर वहां से भागने लगता है। इस तूफान की वजह से हकीम की लाश रेत में कहीं खो जाती है। ये दोनों भी उस तूफान से किसी तरीके से बच जाते हैं। फिर जब तूफान थम जाता है तो कुछ दूर बाद कादरी को पानी दिखाई देता है और दोनों उस पानी को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ कादरी नजीम को थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाता है। फिर उसे यहाँ पर एक पानी की बोतल दिखती है जिसे कादरी बांसुरी की तरह बजाता है। अब रात बीतने के बाद अगली सुबह जब कादरी उठता है तो ऐसा लगता है कि रोड करीब है, लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत था। इस पॉइंट पर कादरी की हिम्मत भी जवाब दे देती है और जब नजीम उठता है तो वो देखता है कि कादरी उसके लिए बोतल में पानी छोड़कर जा चुका है। अब नजीम अकेला था क्योंकि इस बोतल का पानी पीते पीते किसी तरह से वो रोड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, पर अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो प्यास से बेहाल ठीक से चल ही नहीं पा रहा था। उसके हालात को देखने के बाद भी कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर कुछ देर बाद एक कार उसके पास आकर रुकती है और ये एक शेख था जो कि नजीम को अपनी कार में लिफ्ट देता है और उसे पानी भी पिलाता है। इस शेख का दिल बहुत अच्छा था जो नजीम को शहर में लाकर छोड़ देता है। यहाँ पर नजीम उस शेख का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है। फिर उसके जाने के बाद नजीम लड़खड़ाते हुए एक मलयाली रेस्टोरेंट के पास आकर गिर जाता है। ये रेस्टोरेंट कुंजिका नाम के एक आदमी का था जो नजीम का इलाज करवाता है, साथ उसके बालों को भी कटवाता है। फिर वो नजीम के नंबर और एड्रेस के जरिए किसी तरीके से उसकी बात उसकी पत्नी से करवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नजीम ने रेगिस्तान में पूरे 3 साल बिताए थे। वो अपनी पत्नी और बच्चे की आवाज सुनकर रो पड़ता है। यहाँ नजीम के पेपर पूरे नहीं थे, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पुलिस में सरेंडर करना पड़ता है। एक दिन नजीम का शेख वहाँ पर आता है जिसे वो देख रहा था कि कहीं यह मुझे पहचान न ले, लेकिन शेख ने उसे देख लिया था। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। दरअसल इस शेख के पास किसी और को काम करने के लिए आना था और वो नजीम को गलती से लेकर गया था। अब नजीम के इम्प्लीमेंट पेपर उसके पास नहीं थे। फिर उसे 3 महीने जेल में रखने के बाद आखिर वो समय आ जाता है जब नजीम को इंडिया भेजना होता है। जाते वक्त नजीम सोचता है कि लोग यहाँ से कई महंगी और बड़ी बड़ी चीजें अपने परिवार और दोस्तों के लिए लेकर जाते हैं, मगर नजीम के पास अपनी पत्नी और बच्चे को देने के लिए अपने वक्त के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे समझ में आ चुका था कि उसके पास जो भी है वो काफी है। यहाँ कई लोग तो एक एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहे हैं। इस मूवी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा सबक दिया है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, वो भी उन सभी चीजों से जो कि हमारे पास हैं। साथ ही अपने सपनों पर काम तो करें, लेकिन कामयाबी ऐश और आराम के चक्कर में इतनी दूर ना निकल जाए कि वापस लौटकर आना नामुमकिन हो जाए। इस बेहतरीन मैसेज के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। धन्यवाद।